हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और चूंकि हमारे चैनल पर इंटरनेशनल खबरें ज़्यादा होती हैं तो हम कुछ अपने जानकार लोगों से इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करते हैं। अभी जो ख़ास खबर है वो ये कि म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, वहाँ फौजी तख्ता पलट को पूरा 1 महीना हो चुका है। 1 फरवरी 2021 को हुकूमत को का तख्ता पलटा गया था और वहाँ आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो इलेक्शन जीते थे नवंबर इलेक्शन में। और उसके बाद पहला दिन था जिस दिन पार्लियामेंट को एक तरह से बैठना था। ओथ टेकिंग सेरेमनी बहुत नजदीक थी। इस सब पर हालात का जायजा लेने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसे से विदेशों पर नजर, विदेशों के सफर करते रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि म्यांमार में जो कुछ हो रहा है अब 1 महीना गुजरने के बाद आपको आपको क्या लगता है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई हैरानगी की बात कोई नहीं है। म्यांमार की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, वहां पर मिलिट्री जुंता जैसे ये कहते हैं, वहां उसका रूल काफी कई दहाइयों से रहा है। और ये सिर्फ 8-10 साल पहले ही उन्होंने जो प्रो डेमोक्रेसी लीडर आंग सान सू की थी, उसको किसी हद तक ट्रांसफर ऑफ पावर्स किए। हालांकि उसके दौरे हुकूमत में भी फौज का काफी अमल दखल रहा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रोहिंग्या को जिस तरीके से रखीन प्रोविंस से निकाला गया, उन पर रिप्रेशन किया गया, ज्यादतियां की गई, रेप, मर्डर, गोलियां चलाई गई, उसमें फौज का ज्यादा अमल दखल था। और जो हुकूमत थी, हुकूमत बस बेबस थी, तमाशाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने इनडायरेक्टली एंडोर्स भी वो एक्शन ली की जो फौज वहां पर कर रही थी। इसी की वजह से तकरीबन मोर देन 1 मिलियन पीपल जो है वो वहां से दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गए, शेल्टर लेना पड़ा उन्हें। अगर जब ये एक्शन मिलिट्री जुंता ने ली, उन्हें पूरा इल्म था कि अगर हम आंग सान सू की को गिरफ्तार करें, उनको हुकूमत से बेदखल करें, उन्हें इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि माजी में भी उनको ऐसे सैंक्शंस और एक तरफ से आप कहिएगे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जो रहे, वो इसके लिए तैयार है। उनको ऐसी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है या एक्शंस का असर नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा, जब 2 साल पहले इन्होंने रोहिंग्या को निकाला, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने कई सैंक्शंस लगाए, उसका कोई भी असर नहीं हुआ। यही वजह है कि इस पर भी उन्हें पता था, एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंटरनेशनल रिएक्शन होगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। उसका कोई भी इम्पैक्ट जो उनको करना था उस पर कोई इम्पैक्ट, यहां तक कि जो 2 दिन पहले वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन हुई, जिसमें 17-18 लोगों के बारे में, हलाकत के बारे में, और दर्जनों जख्मी हुए, उसका भी उनको इसके कोई उसका यानी कि इससे उनको पता है कि इसका भी कोई उन पर असर नहीं पड़ेगा। जो उनको करना है वो करेंगे। इसके बरकस उन्होंने कल उन्हें कोर्ट में पेश किया और उनके खिलाफ कुछ और चार्जेस लगाए। ये आंग उनकी सान सू की के खिलाफ? फर्दर चार्जेस लगाए। जी जी। इसका ये क्लियर इंडिकेशन है वो किसी भी तरीके से इस मूड में नहीं है कि उनके साथ कोई नरमी बरते, या जो उनके सपोर्ट में प्रोटेस्टर्स है उनको सॉफ्टली हैंडल करे। ये एक क्लियर मैसेज है प्रोटेस्टर्स के लिए भी, ज्यादा मत कीजिए, अगर ज्यादा किया तो हम ब्रूटली आप लोगों को सप्रेस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके मानी क्या हैं आखिर?
वहां की फौज ऐसी इस तरह से क्यों बिहेव करती है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोई परवाह नहीं है? क्या ऐसे जमाने में जब पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है, क्या उस पर पाबंदियों का असर क्यों नहीं होता? किस तरह से वो, क्या मुल्क की तरक्की कोई प्रायोरिटी नहीं है? क्या सिर्फ हुकूमत पर कब्जा ही प्रायोरिटी है? क्या इसमें कहीं कोई इंटरनेशनल कोई चीज है, चीन या किसी और की उनको सपोर्ट है? क्योंकि जिस तरह के इशारे मिलते हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये क्लियर है कि हाँ, अगर आप देखेंगे पिछले कई दहाइयों से म्यांमार के साथ कोई जो है इकोनॉमिक रिलेशन किसी भी बड़ी कंट्री से नहीं रही है। हालांकि जब जुंता का रूल भी था, इंडिया के साथ किसी हद तक रिलेशंस में नरमी इस वजह से आई थी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे, वो अक्सर अपनी कार्रवाइयां नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों में करके म्यांमार भागते थे। यहाँ पर दोनों मुल्कों ने कोऑपरेशन की और जो वहाँ उनके जो थे कैंपस थे जहाँ वो ट्रेनिंग लेते थे, इनको ख़त्म किया। किसी हद तक उस मामले में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी इनको थोड़ा बहुत इनके साथ रिलेशंस में एक किसी हद तक ईज हो गए वो रिलेशन। चाइना इनका स्ट्रांग सपोर्टर है। अभी ये बात सामने आई है कि यूनाइटेड नेशंस में जब म्यांमार के खिलाफ एक्शन या कोई रेजोल्यूशन पास करने की बात आई, तो चाइना और किसी हद तक रशिया भी इसके बारे में अपने रिजर्वेशंस रखता है। अब रही बात, चूंकि ये अगर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया की बात है, जहां जहां मिलिट्री रूल है, उनको इस चीज का असर नहीं पड़ता है कि इससे उनको इकोनॉमिक डिप्राइवेशन होगी या सैंक्शंस की वजह से उनको बहुत लोगों को बहुत तकलीफें होंगी। उनको इसका कोई परवाह नहीं है। उनका सबसे अहम रोल यही है कि वो हुकूमत में रहे और जो वो चाहते हैं वही होना चाहिए। क्योंकि फौज की एक बार किसी गवर्नमेंट में कब्जा जमाना, इसको फिर वहां से निकालना बहुत बड़ा बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है वहां पर मिलिट्री जुंता फर्मली रूल करती है। और ये अब साबित हो गया है कि इलेक्शन में इसकी जीत के बावजूद उन्होंने फौज ने उन्हें उसी दिन डिटेंशन में लिया जब वो हल्फ लेना चाहती थी। शायद उनको ये भी अप्रहेंशन था, चूंकि उनकी पार्टी को एक अच्छी मेजॉरिटी मिली, लैंडस्लाइड स्लाइड विक्ट्री मिली, शायद वो असर्ट करेगी अपने पावर्स को, ताकि ताकि उससे जो आर्मी का रोल है पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स में, हुकूमत के चलाने में, वो इसमें किसी हद तक कमी आ जाए। ये वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एक बड़ा अलमिया ये भी है, आज हम डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं ना, प्रो डेमोक्रेसी वाले वहां करते हैं डेमोक्रेसी रेस्टोर करो। क्या उस वक्त ये नहीं अहम था जब रोहिंग्या को निकाला गया? वो भी एक ह्यूमन मसला है, ह्यूमैनिटेरियन इशू था। उनके बारे में, उनके जो सिटीजनशिप के बारे में, जा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम यही तवक्का करते हैं कि वो इन इश्यूज को डेमोक्रेटिक वेज से हल करे। जो अगर ग्रीवेंसेस है उनको देखे, ट्रिब्यूनल बिठाए, जहां ये साबित होगा अगर वो वहां का बाशिंदा नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन ली जा सकती थी। और यहाँ यहाँ जैसे आसाम में हुआ। लेकिन उस वक्त यही प्रो डेमोक्रेसी बात करने वाले, उन्होंने आज तक नहीं की। यहाँ तक कि टैसिटली उन्होंने मिलिट्री का इस कार्रवाई में सपोर्ट भी किया। ये अच्छा, दोहरा आपने डेमोक्रेसी की बात कही। मैं दूसरी चीज में पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको दुनिया की पॉलिटिक्स को काफी अच्छे से आपने देखा है, समझा है। जिन मुल्कों में चीन और मसलन रूस, जिसका बैकग्राउंड में सोवियत यूनियन है, जिन दोनों के बीच में कॉमन है कम्युनिज्म का नजरिया, तो ये कम्युनिज्म के नजरिए वाले लोग, हुकूमतें ऐसी फौजी हुकूमतों को सपोर्ट करती रही हैं, जिसमें अभी हम म्यांमार की बात कर रहे हैं।
आपने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया। अगर हम और पीछे चले जाएं तो इराक के सद्दाम हुसैन को, हाँ लीबिया के हाँ मोहम्मद गद्दाफी। गद्दाफी को, ये उस किस्म के डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा, हालांकि दूसरी तरफ भी जो अमेरिका जो डेमोक्रेसी की बात करता है, वो फिलिस्तीन में इलेक्शन होते हैं उसे नहीं मानता, और कई मुल्कों में नहीं मानता, तो वो भी अपने तरीके से दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन क्या ये ताकतें, चीन और रूस खासतौर पर, डेमोक्रेसी को फलने फूलने नहीं देना चाहती? क्या इनको फौजी हुकूमतें ही सूट करती हैं? क्या वजह है आखिर इनके देखिए ऐसी हुकूमतों को सपोर्ट करने? देखिए अगर आप इसको सिर्फ आप चाइना और रूस को ही नहीं कर सकते हो इस ब्लॉक में। अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर शाही खानदानों की हुकूमतें हैं। वो भी एक किस्म का एक वन मैन रूल है और ये है। और वेस्टर्न कंट्रीज सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बालाई ताक रखकर उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कम्युनिज्म या डेमोक्रेटिक कंट्रीज सारे एक दूसरे एक जैसे ही है। अब अगर आप म्यांमार की बात रहे हैं, चाइना को हमेशा इस कंट्री के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उनके वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब डेवलप हुए हैं इसी वजह से। लेकिन आप ये भी देखिए कि चाइना ने जो वहां पर डेंग ज़ोपिंग जो उनका जो लीडर था जिसने वहां पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू की, या गोर्बाचोव ने की पेरेस्ट्रोइका और वो जो किया है लिबरल होने की बात की है, उसका एक तो किसी हद तक ये है कि वो इन हुकूमतों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये भी है कि उन्होंने जहां जहां चेंजेस हुए हैं वहां उनको एक्सेप्ट भी किया है, ताकि चूंकि वहां पर एक ये सिर्फ एक लीडर ही नहीं था, वहां के लोगों को भी अगर आप देखेंगे अभी भी इराक देखिए या लीबिया देखिए, अमेरिका ने इतना जोर जबरदस्ती करते भी वहां पर रिजेंटमेंट जो है लोगों की उस वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने इन कंट्रीज को तबाह बर्बाद कर दिया। जबकि दूसरी कंट्रीज जो थे जिन्होंने सपोर्ट किया एटलीस्ट उनमें से ये था वो यूनिफाइड रहे थे किसी हद तक। हालांकि खराबियां उसमें जबरदस्त थी, लेकिन ये अब इन्होंने इसको पूरा डिवीजन भी किया और जो इनको पसंद है अपने उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो इसी सोसाइटी में दूसरे ग्रुप निकलते हैं इनको ऑब्जेक्शन करते हैं, इनको टारगेट भी करते हैं। तो आपके आपका ऑब्जर्वेशन, आपका जो नजरिया है वो ये समझ में आता है कि रूस और चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के मुल्क भी जो मिडिल ईस्ट में बादशाहतों को कबूल करते हैं, ये दोनों ही ताकतें एक तरह से अवामी नुमाइंदा हुकूमतों को उस तरह से पसंद नहीं करती, उन्हें अपने अपने इंटरेस्ट हासिल करने होते हैं। क्या क्या वजह है? देखिए अभी अगर आप बात देखेंगे, जब भी जहां जहां आजकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट डोमिनेट हो गए हैं, अगर इंटरेस्ट डोमिनेट है तो वो थोड़ा सा इतना ही फर्क है, वो कभी कभार ह्यूमन राइट्स इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। अब यही मसला अगर आप देखेंगे, कभी भी इन कंट्रीज ने लिप सर्विस के तौर पर कहा होगा डेमोक्रेसी बहाल करो अरब कंट्रीज में, जहां चाहे जॉर्डन है, मोरक्को है, गल्फ कंट्रीज है या कहीं और है, कभी भी उन्होंने वहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर लोगों के हक की बात नहीं की। हाँ, जो वो जो बेबी स्टेप्स जिनकी हम बात करते हैं कि कहीं उसको ड्राइविंग के लिए औरतों को लाइसेंस दी गई या उनको पार्क में जाने की लाइसेंस, ये बहुत दूर की बात है जहाँ टोटली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑयल एक ये है, थोड़ा बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली आजकल ये वोलाटाइल एरिया है, इसलिए उनके लिए वही चाहिए। उसका ये नहीं है कि वेदर ही इज डेमोक्रेट या ऑटोक्रेट या कुछ और है, सिर्फ ये है कि उनको अपने मफादात को प्रोटेक्ट होना चाहिए।
चाहे वो जिसके जरिए भी होगे, वो उसको लेजिटिमेसी देने को तैयार है। अब देखिए आप मिस्र का मसला, मिस्र में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, क्योंकि वो प्रो वेस्ट नहीं थी, कई कुछ सालों के अंदर ही उसको डिसलॉज करके एक मिलिट्री रूलर को आया, उसको जबानी तौर पर ये जो सैंक्शन लगाए, वो दैट कंट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस। वो ये जो है, ये कहना कि एक बी को सपोर्ट कर रहा है, ये सारे कंट्रीज के पर्सनल इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, मिलिटरीली हो, या वहां पर अपनी हेजोमनी कायम करने के लिए उनको, चाहे उस रीजन या उस कंट्री में अपनी हेजोमनी कायम करने के लिए है, ये चीज करते हैं। इसलिए इसमें कोई जो है एक सेट पैटर्न नहीं है कि इस कंट्री ने किया, इस कंट्री ने नहीं किया। सबसे वर्स्ट जो है, वहां मुर्सी को इलेक्टिव हुआ, पावर मिली, लेकिन चूंकि वो उसने शायद palestinian की बात भी की, थोड़ा लिबरल भी रहा इश्यूज के करने में, बॉर्डर भी खोला था गाजा के साथ, वहां लोगों को ये भी ओपनली इजराइल का जो है डिप्लोमेटिक मिशन उसको बंद भी किया था किसी और से के लिए, तो इसका खमियाजा उससे भुगतना पड़ा। अच्छा, आखिरी सवाल, ये म्यांमार वाले मामले में अभी तक क्या भारत की तरफ से कोई क्लैरिटी है? इस मौजूदा हुकूमत जो फौज की हुकूमत है, उसके साथ क्या भारत के कोई कनेक्शन बने हैं इस बीच में? क्या सूरत हाल? देखिए, अगर आप देखेंगे वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट है, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। उन्होंने ये बात जनरल मुशर्रफ के साथ बातचीत के दौरान कही थी। यही मसला है, यही फॉरेन पॉलिसी का एक मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि पास्ट में जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे नॉर्थ ईस्ट के, वो दे यूज्ड टू हैव कैंपस दिया जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस मामले में कई सालों से म्यांमार की हुकूमत, खासकर मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट कर रही थी है। और किसी हद तक एक ये भी था कि ये जो वहां से रोड कनेक्टिविटी थी जो साउथ ईस्ट एशिया को मिलाने के लिए थी, वो भी एक बहुत बड़ा अहम है, और ये इम्पॉर्टेंट नेबर है इस वजह से, क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के साथ एक जुड़ जाता है। इसलिए ये केयरफुली, कॉशसली और इस सिलसिले में अपने स्टेप्स लेंगे या रिस्पॉन्स करेगा। हालांकि ये भी चाहते हैं कि किसी हद तक वहां पर डेमोक्रेसी किसी न किसी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि वो इस गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात पूरी तरीके से यानी कि बंद करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नेबर है, नेबर के साथ डील करना है। चाहे आप देखिए जो चाइना की बात है, चाइना में भी वन पार्टी रूल है, उनके साथ भी डील करना पड़ता है, और इसी तरीके से जो म्यांमार का मसला है इसको भी इसी तरीके से, लेकिन कॉशियसली करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको वॉच कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। खास तौर पर जो बात आपने कही, बहुत सी चीजें हमारी आपकी आज बात हुई, लेकिन एक नतीजा, जो बड़ा नतीजा इसमें सामने आया, वो ये कि जो ये बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े मुल्क हैं, चीन, रूस या अमेरिका या यूरोप के मुल्क, ये किसी उसूल पर नहीं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज तय करते हैं। यो खुद अपने आप को डेमोक्रेसी का अलंबरदार कहते हैं, वही मिडिल ईस्ट में बादशाहतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। जहां डेमोक्रेसी बनती है वहां उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रह पाते, जैसे मोहम्मद मुर्सी का आपने की मिसाल दी मिस्र में, और अभी तक इराक में, जहां 2003 के बाद में डेमोक्रेसी बनी है, आज तक ताल्लुकात नॉर्मल उस तरह से नहीं बन पाए जैसे शायद अमेरिका चाहता था, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी के नतीजे में ही अमेरिका की फौज को 2011 में
पूरी तरह से वापस जाना पड़ा था विड्रॉ करना पड़ा। और उसमें उन्हें बहरहाल उस डेमोक्रेसी का एक तरह से खमियाजा भुगतना पड़ा जो अब तक भी अमेरिका की फौजों के खिलाफ, वहां की एम्बेसी के खिलाफ इराक में हमले होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इसमें मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। जी जी बताइए। पहले इनको लग रहा था एक आदमी को डिसलॉज करने से अब इनके हक में वहां पर, अब जब उन्हें पता चला वहां एक डेमोक्रेटिक सेटअप आने की कोशिश, लोग अपने नुमाइंदे उनके अपने जो तरजीहात है, अपना जो सिस्टम, वो उस लिहाज से चलना चाहते, ये चाहते हैं एक हम इंटरफेयर भी करेंगे, फिर उन्हीं का हुक्म माने, अगर वो नहीं मानेगा तो वो खिलाफ है। ऐसा नहीं, चट भी मेरा पट भी मेरा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ आई एम ए डेमोक्रेट, आई शुड गिव अदर्स आल्सो चांस टू बी फ्रीली इंडिपेंडेंट पर्सन टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सही कहा कि अगर डेमोक्रेसी को वाकई पसंद करते हो तो उसमें दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, जो अक्सर इन बड़ी हुकूमतों में, खासतौर पे अमेरिका और दूसरे यूरोप के मुल्क, उनका रवैया देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।